लखनवी अंदाज, लेखक हैं यशपाल जी। और इस पाठ से संबंधित एक शॉर्ट समरी हम यहाँ पर लेंगे, जिससे कि आपको पाठ जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ सके, और साथ ही आप इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है वो भी समझ सके, और इसके उत्तर आप रटने की बजाय बल्कि अपने आप से बनाकर लिख सकें, जो आपके टर्म टू एग्जामिनेशंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो लेते हैं यहाँ पे इस पाठ की एक समरी और समझने की कोशिश करते हैं कि इस पाठ में यशपाल जी ने हमें किस विषय को समझाने की कोशिश की है। पाठ का नाम है लखनवी अंदाज, यानी जो लखनवी, जो आप सभी को मालूम है कि लखनऊ के नवाबों की कितनी चर्चा है या उनका नाम है, तो वही लखनवी जो अंदाज है, जो तौर तरीका है, जो शैली है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो लखनवी जो अंदाज है उसकी यहाँ पे चर्चा हम देखेंगे। जो पाठ की रूपरेखा है वो हमें बताती है कि यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। यानी लेखक जब इस लेख को लिखना शुरू करता है, इस पाठ या इस जो आप बोल सकते हैं कि इस लखनवी अंदाज पाठ को जो हमारे सामने पाठ्यक्रम में जोड़ा हुआ दिखाया गया है, जब इसकी रचना करने के लिए वो कहानी की खोज में निकले थे, तो वो इसी के लिए निकले थे कि उनके पास एक टॉपिक हो जिससे वो कहानी बना सकें। तो वो यही साबित करने के लिए लिखना शुरू करना चाहते हैं कि बिना किसी कथ्य के, यानी आपके पास कोई टॉपिक नहीं है अगर आप, तो कहानी नहीं लिख सकते, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल जो है उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष, कटाक्ष यानी कि व्यंग्य करते हैं, जो वास्तविकता से बेखबर, यानी जो रियलिटी है उसको उससे अनजान होकर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। यानी व्यक्ति जो है वो दिखावे में जी रहा हो और प्रैक्टिकल लाइफ को इग्नोर कर रहा हो। सीधी बात, कहना ना होगा कि आज के समय भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। यानी आज के टाइम में भी हम देख सकते हैं ऐसे लोगों को जो प्रैक्टिकल लाइफ को इग्नोर कर रहे हैं, दिखावे जीवन को इतना ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, उसको इतना ज़्यादा पीछे उसके भाग रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी यूजलेस है, बिल्कुल ही यूजलेस है। यही चीज़ जो है पाठ में लेखक बता रहे हैं। अब इसी तरीके के पतनशील जो सामंती वर्ग है उसकी यहाँ पर चर्चा करते हुए वो दिख रहे हैं, जो अपने आप को बढ़ा चढ़ा और बहुत ही पैसे वाला या फिर बहुत ही ऊंचे घराने वाले तौर तरीके वाले जो लोग होते हैं, पतनशील सामंती वर्ग है, वो उसी पर व्यंग्य किया है कि ये जो तौर तरीके हैं, जो दिखावे वाले, वो यूजलेस है सब। जो इंसान का असल जीवन है उसको उसी तरीके से जीना चाहिए। तो पाठ का सार हमें ये बताता है कि लखनवी अंदाज नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ऐसे नवाब को वर्ण, यानी कि उसका वर्णन किया है, उसको विषय बनाया है, जो लेखक के समक्ष यानी उसके सामने अपनी नवाबी का प्रदर्शन करते हुए खीरे की फांकों को, यानी खीरे के टुकड़ों को खाने की जगह सूंघ कर रसास्वादन, यानी उसका स्वाद करता है, उसका स्वाद लेता है, उसका स्वाद लेकर आनंद लेने की कोशिश करता है, सिर्फ सूंघ कर, और सूंघते हुए खीरे की एक एक फांक को खिड़की के बाहर फेंकता जाता है। ऐसा करके वो डकार, यानी कि आप कह सकते हैं डकार यानी कि बर्प, खाना खाने के बाद आप देखेंगे आपको बर्प होती है, बर्पिंग होती है, डकार कहते हैं जिसे, वो लेकर वह तृप्त होने का नाटक करता है। यानी आपने बहुत अच्छा कुछ खाया, आपको बहुत गुड फील हो रहा है, आप वो फील दिखा रहे हो कि हाँ मैंने ये खीरे खाए, इसकी फांके जो है डकार आ रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा खीरा था, खाने में मज़ा आ गया। तो ऐसी तृप्त होने की जो भावना है वो दिखाने का नाटक कर रहे हैं। उसके इस व्यवहार से लेखक सोचता है कि इस तरह तो बिना घटना, विचार और पात्रों के नई कहानी भी लिखी जा सकती है। यानी जिस तरीके का माहौल अपने सामने देख रहे हैं, इससे तो ना तो उनको किसी घटना की जरूरत है, ना ही विचार की, ना ही पात्रों की, फिर भी वो एक कहानी लिख सकते हैं। तो पाठ में लेखक जो है यही बता रहे हैं कि एक लखनवी अंदाज दिखाता हुआ एक नवाब जो है किस तरीके से खीरे की फाकों को अपने नवाबी अंदाज के शो ऑफ में ये दिखा देता है कि मैं सिर्फ सूंघ कर पेट भर लेता हूँ, और उसको सूंघ सूंघ कर अपनी तृप्त होने की जो फील है उसका नाटक करके दिखाता है। तो लेखक प्रश्न करता है कि क्या ऐसा हो सकता है अगर किसी को भूख लगी है तो वो बिना खाए अपने आप को और चीज़ें देख कर सिर्फ तृप्त कर ले। अगर आपको प्यास लगी, आप पानी सिर्फ देखकर तृप्त हो सकते हैं, बिना पिए तो पानी आपकी प्यास नहीं बुझ सकती है। तो ये सब क्या है, अगर कोई व्यक्ति किसी खीरे की फाकों को देख रहा है, उसे महसूस कर रहा है, फील कर रहा है, और देख के उसका पेट भर जा रहा है, डकारे भी ले रहा है, तृप्त होने के नाटक भी कर रहा है, तो ये सरासर एक दिखावा है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसी चीज़ को की खिलाफत को यहाँ पर इस पाठ में लेखक दिखा रहे हैं।
लेखक की रेल यात्रा जो है इस पाठ में हमें चर्चा के रूप में दिखाई गई है कि लेखक जो है अपनी रेल यात्रा के दौरान ये सब चीज़ों का को देखते हैं। लेखक अपनी मितव्ययी प्रवृत्ति के कारण, मितव्ययी यानी कि जो आसानी से आप कह सकते हैं कि जो अपने खर्चों को बड़ा संभाल कर सोच समझ कर चलने वाले लोग होते हैं। लेखक अपनी मितव्ययी प्रवृत्ति के कारण सेकंड क्लास में यात्रा नहीं करना चाह रहे थे। फिर वह सोचकर कि भीड़ से भी बच जाएगा, कहानी के संबंध में भी सोच पाएंगे और उसे प्राकृतिक दृश्य खिड़की से देखने को भी मिल जाएंगे, अतः सेकंड क्लास का ही टिकट उन्होंने ले लिया। यानी लेखक जो है वो थोड़े अपने पैसों को बहुत सोच समझ के खर्च करने वाले लोगों में से है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सेकंड क्लास की टिकट इसलिए ले ली क्योंकि उनको अपने कहानी के लिए एक विषय चाहिए था और फिर शांत माहौल मिल जाता और खिड़की से दृश्य भी देखने को मिलते, तो कोई ना कोई टॉपिक उनको दिमाग में आ जाता, कुछ सोच विचार कर लेते। इस वजह से उन्होंने सेकंड क्लास की टिकट ले ली। गाड़ी छूट ही रही थी, भागकर सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गए। लेखक को अनुमान था, अंदाजा था कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन उसने देखा कि एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी अंदाज में एक सफेद पोश सज्जन जो है पालथी मारकर बैठे हुए हैं। अपने दोनों पैरों को बांधकर जो बैठा जाता है उसको कहते हैं पालथी मारकर बैठना। जिसके सामने तौलिए पर 2 चिकने खीरे, साफ सुथरे धुले हुए खीरे रखे हुए हैं। लेखक का सहसा एक आ जाना, यानी लेखक एकदम से आ जाते हैं, यानी सामने वाली बर्थ पर जो है एक नवाब पहले से ही बैठे हैं अपने खीरों के साथ, और फिर लेखक को ऐसा लगता है खाली ही होगा, लेकिन जो वहाँ पर जाने पर देखते हैं नवाब जी जो है पहले से ही है वहाँ पर, एकदम से वो आ जाते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। नवाब साहब ने लेखक के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई, यानी इग्नोरेंट जो बिहेवियर देखने को मिलता है वो इग्नोरेंट बिहेवियर दिखा, और ना लेखक ने ही परिचय करने का प्रयास किया। लेखक ने उनकी तरफ से आंखें चुरा ली। दोनों अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक दूसरे से नजरें चुराते हैं और बिल्कुल भी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस नहीं करते एक दूसरे से, और ना बातें करते हैं। अब दूसरा जो है पॉइंट दिखाया गया कि नवाब साहब का भाव परिवर्तन, किस तरीके से उनके जो भाव हैं उसमें परिवर्तन होता हुआ दिखता है। लेखक सामने बैठे नवाब साहब के बारे में सोच रहे थे, सोचने लगे कि नवाब साहब ने किफ़ायत की दृष्टि से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। अगर इतने ही नवाब हैं तो उनको तो और भी अच्छी क्लास में सफ़र करना चाहिए था, लेकिन वो सेकंड क्लास में क्यों कर रहे हैं, उस पर भी नवाबी दिखा रहे हैं अपनी। तो लेखक ये सोच रहे थे कि अपनी किफ़ायत की दृष्टि से उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा कि कोई सेकंड क्लास में सफ़र करता हुआ उन्हें देखे। सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, लगता है अब उन्हें किसी के सामने खीरा खाने में संकोच लग रहा होगा। नवाब साहब खिड़की से बाहर देखते रहे और स्थिति पर विचार करते रहे। यकायक यानी कि एकदम से भाव परिवर्तन करते हुए लेखक से खीरे का शौक फरमाने के लिए कहा। उन्होंने उनके एकदम से भाव परिवर्तन हुए, किसके, नवाब साहब के। उन्होंने लेखक से खीरे के लिए पूछा। लेखक को नवाब साहब का यकायक भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा और लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा किबला शौक फरमाए, और इस तरीके से वो जो उनके ऑफर को जो है मना कर देते हैं। नवाब साहब का खीरा जो काटना पाठ में ये दिखाया गया है, वो यही बताया गया कि नवाब साहब कुछ और देर खिड़की से बाहर देखकर कुछ निश्चय कर नीचे रखे पानी से भरे लोटे से पहले वो खीरों को धोते हैं, तौलिए से पोंछते हैं, जेब से चाकू निकाला, उनके सिर काटे, गोदे रगड़ना जो है जिससे झाग निकाला जाता है, छीले, फिर फाके काटकर तौलिया पर करीने से यानी कि सलीके से या फिर लाइन से लगाने लगे। नवाब साहब ने फाकों के ऊपर जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। जिस तरीके से चुटकी से हम ये मसाले उठाकर उन पर छिड़कते हैं, उसी को कह रहे हैं कि सुर्खी बुरक देना। लेखक उनकी भाव भंगिमा यानी जो उनके एक्सप्रेशंस है उनको देखे जा रहा था। जब ये सब कुछ नवाब साहब कर रहे थे तो लेखक उनको बड़े ध्यान से देख रहा था। एक बार नवाब साहब ने फिर लेखक की ओर देखा और कहा, वल्लाह शौक फरमाए, लखनऊ का वालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने पर ताजे खीरे की पनियारी फांके देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था। और जब आप देखते ही हैं कि गर्मियों के महीने में खीरे जो है, रस भरे खीरे जो पानी से लबालब होते हैं, तो वो उन पर वो भी मसाले छिड़के हुए देखकर उनके मुंह में पानी तो आ रहा था, लेकिन एक ईगो है जिसकी वजह से दोनों ही अपने आप को किसी न किसी वे में एक अपर अपने लेवल को दिखाने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन पहले पूछने पर इनकार कर चुके थे अब लेखक। अब क्या है कि फाकिया काटने के बाद, उन्हें सजाने के बाद फिर से नवाब साहब ने उनसे पूछा कि आप खीरा लें, क्योंकि अब लेखक एक बार उन्हें मना कर चुके हैं, अगर दोबारा में ले लेंगे तो बेइज्जती होगी इस वजह से। इसलिए जो है कुछ सोचकर आत्मसम्मान रखते हुए शुक्रिया कहकर कहा,
मेरी मैदा जरा कमज़ोर है। मैदा यानी आज पेट जो है थोड़ा गड़बड़ है, खराब है। मैदा मतलब पेट। किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने एक एक फाँक बाहर फेंक दी। नवाब साहब जब खीरों को बड़े बड़े ही करीने से काट पोंछ कर और सजा कर मसाला छिड़क कर तैयार करते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं नवाब साहब उसके साथ? नवाब साहब ने नमक मिर्च लगी खीरों की फाँक की और एक बार फिर देखा, फिर खिड़की के बाहर देखा, दीर्घ श्वास यानी लंबा सांस लिया, फिर एक एक फाँक उठाई, होठों तक ले गए, सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई, मुंह में भर आए, पानी को गले में उतार लिया और फाँकों को एक एक करके सूंघ कर बाहर फेंकते चले गए। इसके बाद तौलिए से हाथ और होंठ पोंछकर गर्व से लेखक की ओर देखने लगे। ये जो प्रक्रिया है दिखावे की, इसी को यहाँ पर लेखक जो है पाठ में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको कितने सलीके से उन्होंने छीला, काटा, पोछा और उस पर मसाला लगाया। उसके बाद उसको किस तरीके से उठा रहे हैं, सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं और देख कर मुँह में जो पानी आ रहा है उसको गले तक उतार रहे हैं। फिर उसके बाद उसको एक एक करके खिड़की से फेंकते चले जा रहे हैं। नवाब साहब की डकार बप। जब नवाब साहब जो है बिना खाए खीरे को देखकर पेट भरते हैं तो लेखक को ये बात थोड़ी हजम नहीं होती है, और जब हजम नहीं होती है तो वो सोचते हैं, इस पर विचार करते हैं। और फिर जिस कारण से लेखक जो है वो सेकंड क्लास के डब्बे में घूम रहे थे कि उनको अपनी कहानी के लिए कोई विषय मिल जाए, तो यहाँ पर जो उन्होंने देखा उसको देखने के बाद उन्होंने यही सोचा कि मुझे कुछ लिखने के लिए अपने लेख के लिए जो है किसी विषय की ज़रूरत नहीं है, ये जो देख रहे हैं वही काफ़ी है। तो नवाब साहब जब एक एक खीरों को देखकर सूंघकर उन्हें महसूस करके जब पेट भर लेते हैं और उसके बाद डकार लेते हैं, तो डकार लेने के बाद की प्रक्रिया और उसके बाद क्या होता है? नवाब साहब जो है खीरे सूंघते हैं और फिर फेंक कर हाथ मुंह पोंछ भी लेते हैं, लेट भी जाते हैं, मानो इस काम में वो थक गए हों। लेखक नवाबी प्रक्रिया को देखकर शर्म महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि खीरों के प्रयोग की नई प्रक्रिया अच्छी जरूर कही जा सकती है, किंतु क्या इस तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है, यानी पेट की जो भूख है उसको तृप्ति, शांति या सुकून मिल सकता है? आपको बहुत भूख लगी, आप बिना खाए खाना को देखकर अगर आपका पेट भर जाता है तो ना तो आदमी को भूख की समस्या से जूझना पड़ेगा, ना कोई आदमी खा खा कर मोटा होगा और ना मोटा होने के बाद कोई जिम करेगा, और इस तरीके से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी अगर यही होगा कि लोग जो है खाने को देखेंगे, देखकर उसे महसूस करके ही पेट भर लेंगे और पेट भर कर डकार ले लेंगे और उसके बाद बड़ी शांति से सो जाया करेंगे हाथ मुंह पोंछ कर। तो क्या ये जो तरीका दिखाया गया उससे उदर की तृप्ति हो सकती है? इसी बीच नवाब साहब को डकार भी आती है। लेखक की ओर देखते हुए कहा, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। अब नामुराद यानी कि मैदे पर जो है यानी पेट पर जो है वो बोझ डाल देता है, और इस तरीके से वो खीरे को ऐसा बताते हैं जैसे उन्होंने खाकर उसे महसूस किया और उनके पेट पर उसका जो असर वो देख रहे हैं। जिस तरीके से हम बहुत खाना खा लें अपनी पसंद का और खाने के बाद पेट बहुत भर जाएगा, हम फील करेंगे कि अब बहुत खा लिया है लेकिन खाना बहुत स्वादिष्ट था, आज बहुत मन कर रहा था खाने को, तो हम ये सब कब बोलेंगे? जब हम किसी चीज़ को खा लेंगे, फील कर लेंगे, उसको एंजॉय कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो नवाब साहब है, खीरा को जिसको इन्होंने छीला काटा, इतने करीने से सजाया, उसके बाद उसको देख देख कर सूंघ कर और उसको महसूस करके ही पेट भर लेते हैं और उसको एक एक करके फेंक देते हैं। उसके खाए बिना ही वो उसको ये बता रहे हैं कि खीरा लजीज बहुत होता है लेकिन शकील होता है, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। लेखक को मिली प्रेरणा। अब लेखक को यहाँ पर मोटिवेशन किस बात से मिलती है, कैसे मिलती है और क्या मोटिवेशन मिलती है? नवाब साहब की जो डकार है उससे लेखक के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, यानी उसकी आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुलने का मतलब क्या होता है? आज कोई नई चीज पता लगी, अभी तक तो वो इस चीज से बेफिक्र थे। चक्षु का मतलब होती है आंखें, और ज्ञान मतलब ज्ञान, यानी ज्ञान रूपी जो आंखें होती हैं वो आज आंखें खुल गई हैं, और सोचा खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है? जब उन्होंने नवाब साहब को इस तरीके से देखा कि उन्होंने खीरों को धोया, पोछा, छीला, काटा और उसके बाद उन पर मसाले भी रगड़े और उसके बाद उन्होंने सामने वाले व्यक्ति यानी कि लेखक को भी ऑफर किया
उसके बाद खुद देखकर उसे खा बिना खाए उसको डकार भी लेते हैं, हाथ पैर पोंछ कर। इस तरीके से उसके बारे में बताते हैं जैसे उन्होंने खा के महसूस किया और उसको एंजॉय किया। तो अगर वो बिना किसी चीज़ को खाए अगर अपना पेट भर सकते हैं, तो क्या कोई व्यक्ति या कोई लेखक जो है बिना किसी विषय के कहानी नहीं लिख सकता? तो ये यहाँ पर लेखक की प्रेरणा बन जाती है। और इसी वजह से लेखक जो है, जो अपने कहानी के लिए एक विषय ढूंढने निकलते हैं, सेकंड क्लास का सफ़र करते हैं, वहाँ पर नवाबी अंदाज देखकर, वो नवाबी अंदाज से तो वो रूबरू होते ही हैं, साथ ही उनको एक बहुत बड़ी प्रेरणा भी उस दिन मिल जाती है। आई होप कि आपको इस पार्ट से संबंधित जो भी डाउट होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और आप इस पार्ट से संबंधित जो एक लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, जरूर देखें, जिससे कि आपको पाठ जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और इससे मिलने वाले आपके सभी प्रश्न जो हैं आप अपनी परीक्षाओं में सॉल्व कर सकें, अच्छे से उसको प्रेजेंट कर सकें। तो इसके लिए आप ये समरी सेशन और जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है उसको जरूर एक बार पढ़ें और समझें। इस पर टाइम जो है अपना इन्वेस्ट करें, ना कि प्रश्नों के उत्तर रटने में। तो इसलिए इस पर टाइम वेस्ट करना आपके लिए वैल्यूएबल होगा। आई होप कि आपको इस तरीके से ये वीडियो जो है बहुत हेल्प कर रहा होगा। और अगर आपको ये हेल्प कर रहा है तो इसे जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल के साथ इसी तरीके से बने रहें ताकि आपको ऐसी ही और वीडियोज़ मिलती रहे टर्म टू एग्जामिनेशन।